जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी के पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। यह सेट 7 होगा। इनसे पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं। सेट 6 तक हम वीडियो बना चुके हैं। ये सेट 7 होगा। आप लोगों को बता दूं कि एनटीपीसी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कि 40 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं। तो हम इस वीडियो में 40 प्रश्न जो जीके जीएस के होते हैं उनके सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जो ये ऊपर में जो फ्रंट पेज देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो बुक है उनके फ़ोटोकॉपी है। ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम जो जीके जीएस के 40 प्रश्न हैं उनका अलग से टाइपिंग किए हैं। तो चलिए हम लोग टाइपिंग वाले प्रश्नों को देखते हैं। ये इसी के जीके जीएस, ये सेट 7 के ही जीके जीएस के प्रश्नों को अलग करके हमने टाइपिंग किए हैं, जो देखने में अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आँख को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीके जीएस के 40 प्रश्नों को। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कितने पर्यावरणकर्ताओं को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2019 दिया गया। 2019 में कितने पर्यावरणकर्ताओं को गोल्डन पुरस्कार 2019 दिया गया। यह क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2019 के पूछे गए प्रश्न है। आप लोगों को 2024 वाले याद रखना है। 2024 वाले याद रखना है कि 2024 में भारत के किन व्यक्तियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो भारत के जो व्यक्ति हैं वो इम्पोर्टेंट है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार ये पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। जो ऐसा व्यक्ति हो जो पर्यावरण के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया हो, लोगों के हित में काम किया हो। तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में ये दिया गया आलोक शुक्ला को। तो याद रखिएगा आप लोग, आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट 2 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी बना है। ऐसा प्रश्न जो एसपीडी मिल जाते हैं, आप लोग एसपीडी बुक को पढ़िएगा, उसमें ये सब प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, तो नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के बहती है। मध्य प्रदेश से बीचों बीच से होकर के बहती हैं। तो कई एग्जाम पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, कि नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा इसलिए बोला जाता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा में पानी पहुंचाता है, वहां के व्यक्ति को, वहां के जीव जंतुओं को जीवित रखता है, इसलिए मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल कहाँ है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से होकर निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। तो कई एग्जाम पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से होकर निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर के बहती है, निकलती है। 3 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिए आप लोग, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए तो 4 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा पित्त का उत्पादन करता है। तो पित्त का उत्पादन कहाँ होता है मानव शरीर में, तो ये यकृत में होता है। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। 29 दिसंबर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हूबहू फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन हर वक्त रिपीट करते रहता है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो मानव शरीर में कौन सा पित्त रस का उत्पादन करता है, तो मानव शरीर में यकृत पित्त का निर्माण करता है। वही पूछे पित्त जमा कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में पित्त जमा होता है, पित्ताशय में, और निर्माण होता है यकृत में। पित्ताशय में जमा होता है और निर्माण होता है यकृत में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पित्ताशय में जमा होता है, बनता है यकृत में और आकर के जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। 5 नंबर के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में जो कोई डेटा होता है उसे किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो उसे किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो बाइनरी के रूप में। बाइनरी रूप में बाइनरी लेटर की संख्या 0 और 1। बाइनरी लेटर की संख्या कौन सा है, 0 और 1। 2 बाइनरी लेटर है, 0 और 1। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि बाइनरी लेटर कौन कौन से 2 है, तो 0 और 1 है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। तो हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, पहले आप लोग बताइए, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। तो ये 1951 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही भव्य क्वेश्चन है। 1951 ईस्वी में हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। हमारे देश में जो भूमि सुधार किया गया था, देश में जो बड़े बड़े भूमिहार के पास जो भूमि थे,
उसमें कुछ सुधार किया गया था। उसी सुधार से संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची और प्रथम संविधान 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जब हमारे संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने अनुसूची थे, तो उस समय में 8 अनुसूची थी। बाद में इसे बढ़ाया गया अभी 12 तक पहुंच गया। तो वर्तमान में पहली जो अनुसूची जोड़ी गई थी वह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के तहत। 7 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि नवकलेसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकलेसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सबसे पहले आप नवकलेसर का मतलब समझ लीजिए। नव मतलब होता है नया, नव मतलब होता है नया, कलेश्वर मतलब होता है कमल के फूल बैठने वाला ईश्वर, यानी कि नया कमल के फूल बैठने वाला ईश्वर मतलब जगन्नाथ, नया जगन्नाथ भगवान। तो नया जगन्नाथ जो ईश्वर है वह कमल के फूल पर बैठते हैं। तो इस उत्सव में क्या करते हैं, पुराने जो जगन्नाथ मंदिर है, पुराने जगन्नाथ मूर्ति है उसको हटा देते हैं, उसके जगह पर के नया जगन्नाथ मंदिर नीम के बने होते हैं। नया जगन्नाथ मंदिर जो नीम के पेड़ के छाल से बनाए जाते हैं, नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो नए जगन्नाथ मंदिर को फिर दोबारा स्थापित किया जाता है इस उत्सव में। तो नवकलेसर का मतलब होता है नया जगन्नाथ ईश्वर, तो इसी बोलते हैं नवकलेश्वर। मतलब जगन्नाथ जैसे आ गया तो आपको पता है ये कहाँ है, ये उड़ीसा में स्थित है। असम से आप लोग ये याद रखिएगा, असम में है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ, ये कई एग्जाम में पूछा गया, तो ये असम राज्य में स्थित है। 8 नंबर का प्रश्न बोल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। यह क्वेश्चन 28 दिसंबर के शिफ्ट में भी पूछा गया था। 28 दिसंबर के शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। वहाँ पर पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, ऐसे करके पूछा था। यहाँ पूछा है कि इसका शुभारंभ किसने किया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना से 2 बार पूछ दिया है, एक बार वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस था। यह पूछा था इनमें से कौन सा कथन सही है, इन्हें पूछा है कि इस योजना का शुभारंभ किसने किया था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 22 जनवरी 2015 ईस्वी में। 22 जनवरी 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पर इस योजना की शुरुआत किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आप लोग जान लीजिए। 10 वर्ष से कम उम्र के जो बालिका है उसके लिए यह योजना लाया गया है। तो उसमें क्वेश्चन में था, पिछले वाले शिफ्ट में था, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यही क्वेश्चन का कथन सही था कि 10 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं के लिए यह योजना है। इस योजना में होता यह है कि 10 उम्र से कम उम्र के लड़की के लिए सरकार के द्वारा एक खाता खोला जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में या किसी भी सरकारी बैंक में। 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के लिए एक खाता है। इस खाता में यदि माता पिता उस रुपया को जमा करते हैं, यानी एक साल में कम से कम, एक साल में 1.5 लाख रुपया, यदि एक साल में आप 1.5 लाख रुपया जमा कर देते हैं उस खाते में, इनसे ज़्यादा जमा नहीं होगा, तो आपको 7.5% फिक्स डिपॉजिट मिलेगा 16 साल के बाद। यानी कि जब उस लड़की की उम्र हो जाएगी 16 साल, तो आपको 1.5 लाख रुपया पर जितना भी ब्याज मिलेगा 7.5% के रेट से उतना ब्याज और आपके मूलधन दिया जाएगा। तो यही है सुकन्या समृद्धि योजना। 10 वर्ष से कम उम्र की और 1 वर्ष से अधिक उम्र की, यानी कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए यह योजना है, जिसमें कि फिक्स डिपॉजिट होते हैं 1.5 लाख, एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक ही आप जमा कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा जमा आप नहीं कर सकते हैं और 7.5% की दर से उन पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह 10 साल से कम उम्र के लड़कियों के लिए यह एक खाता है। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फूलों में गर्भ केसर है। फूलों में गर्भ केसर कौन सा है, गर्भ कौन सा है, तो मादा वाला। मादा के पास ही गर्भ होता है ना, पुरुष के पास तो गर्भ होता है नहीं, तो मादा प्रजनन अंग। 10 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था। यानी कि जावा क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है, कंप्यूटर यह भाषा है। तो कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था, तो जावा का आविष्कार जेम्स गोल्डस्लिंग ने किया था। जेम्स गोल्डस्लिंग ने जावा भाषा का आविष्कार किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है। तो गोदावरी नदी के उद्गम स्थल किस स्थान पर है, यह नासिक के त्रिमकेश्वर की पहाड़ी, नासिक में है त्रिमकेश्वर की पहाड़ी। त्रिमकेश्वर की पहाड़ी पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी इसका आंसर लिया है, लेकिन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बुक ने ऑप्शन ले लिया है, इसका सही आंसर होगा नासिक के त्रिमकेश्वर की पहाड़ी। 13 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में।
14 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। यह क्वेश्चन पीछे वाले शिफ्ट में भी पूछा था। 29 दिसंबर में आप लोग निकाल के देख लीजिए। 29 दिसंबर में पूछा था कि सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को में 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। और यहाँ पूछ दिया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो हम उस वीडियो में आप लोग को बताए थे कि आगे आने वाले शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो ये अशोक ने किया। 15 नंबर के प्रश्न जो पीछे वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 15 नंबर के क्वेश्चन पीछे वाले शिफ्ट में पूछ चुका है, उसे फिर दोबारा पूछा जा रहा है। कितना क्वेश्चन देख रहे हैं आप एक ही शिफ्ट में, पिछले वाले से कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, यह तारापुर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 1969 ईस्वी में तारापुर में स्थापित किया था। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर। पिछले वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, इनसे पूछा था 1969 में किस रिएक्टर की स्थापना किया गया था। तो 1969 में तारापुर रिएक्टर की स्थापना किया गया था। एक शिफ्ट में पूछा था कि कलपक्कम कहाँ स्थित है। तो कलपक्कम कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा था इसी शिफ्ट में। कलपक्कम कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका था। एक शिफ्ट में पूछा था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ये अप्सरा है। इसे भी आप लोग याद रखिए, ये पूछ चुका है, हो सकता है फिर दोबारा पूछ दिया जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, ये अप्सरा है। भारत के पहले नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा कहाँ है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। और कलपक्कम कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड क्या था। तो पोखरण में जो परमाणु प्रशिक्षण दूसरा हुआ था, इसका कोड क्या था। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि दूसरा परमाणु प्रशिक्षण हुआ कब था। दूसरा परमाणु प्रशिक्षण 11 मई को और 13 मई को, 11 मई और 13 मई 1998। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरी परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था। कई एग्जाम में पूछा गया है कि दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था। तो दूसरा परमाणु प्रशिक्षण 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी में हुआ था। 11 मई को 3 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे और 13 मई को 2 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे। तो 3 2 कितना हो गया, टोटल 5 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे। तो 1998 इसमें टोटल कितने परमाणु प्रशिक्षण हुए थे, तो 5 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे। 3 परमाणु प्रशिक्षण 11 तारीख की डेट में हुआ था और 13 तारीख की डेट में 2 हुआ था। 2 बार परमाणु बम विस्फोट कराया गया था। तो 3 2 कितना हो गया, 5 बार। तो 1998 इसमें टोटल कितने परमाणु प्रशिक्षण हुए थे, 5 बार परमाणु प्रशिक्षण हुए थे। इसका कोड क्या था, इसका क्या नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो ये बात आप लोगों को याद रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति। पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था, पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। 18 मई को हुआ था। 18 मई 1974 ईस्वी को पहली परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। इसका क्या नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली परमाणु प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरी परमाणु प्रशिक्षण 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को हुआ था। 11 मई को टोटल 3 हुए थे और 13 मई को टोटल 2 परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। 3 2 कितना हो गए, 5 परमाणु प्रशिक्षण हो गए। 17 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न बोल रहा है धातुओं को पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं। यानी धातुओं को पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो तार आएगा तो इसे तन्यता कहते हैं। वही बोलता है कि धातुओं को पतले चादर के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहते हैं, तो इसे आधातवर्धक और अधातवर्धक कहते हैं। सबसे ज़्यादा आधातवर्धक धातु सोना है। एयू मतलब सोना। सबसे ज़्यादा तन धातु कौन सा है, ये भी सोना है। चलिए तो 18 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न बोल रहा है अकबर कब सम्राट बना था। तो अकबर कब सम्राट बना था, ये पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर सम्राट बना था। कहानी इसका यह है कि 1556 ईस्वी में अकबर के जो पिताजी थे हुमायूं, उनकी मृत्यु हो गई थी दीनपना भवन में पुस्तकालय भवन से गिर करके हुई थी। यह बात जैसे ही हेमू को पता चला, हेमू कौन थे, हेमू उस समय में भारत में हिंदू राजा थे। हेमू कौन थे, उस समय के भारत के हिंदू राजा थे। जैसे ही हिंदू राजा हेमू को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, हेमू क्या किया, जल्दी से जा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उस समय अकबर की उम्र 13 साल के थे, मात्र 13 साल के थे। और अकबर इस समय दिल्ली में नहीं थे, वे कहाँ पर थे, वे अफगानिस्तान में थे। तो अकबर को जैसे ही पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और हेमू गद्दी पर जबरदस्ती आकर के बैठ गया है, तो उस समय में जैसे ही पता चला अकबर को कि हेमू गद्दी पर आकर बैठ गया, तो अकबर मात्र 13 साल की उम्र में हेमू से युद्ध किया और हेमू को हरा दिया। 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हरा दिया। तो अब अकबर जाकर के राजगद्दी पर बैठा। 19 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध क्या थे। तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा कौन थे, एक चित्रकार थे। कहाँ के हैं राजा रवि वर्मा, ये दक्षिण भारत केरल के हैं।
19 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि नीति आयोग के द्वारा विमेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू की गई थी। तो विमेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, ये 2016 इसमें किया गया था। 21 नंबर का प्रश्न बोल रहा है इनसेट 1B की शुरुआत कब किया गया था। इनसेट 1B क्या है, ये संचार उपग्रह है, भारत का पहला संचार उपग्रह। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे में, भारत का पहला संचार उपग्रह क्या नाम है, ये एप्पल है। इनसेट 1B क्या है, ये संचार उपग्रह ही है। इनकी शुरुआत कब किया गया था, तो इनकी शुरुआत कब किया गया था, 1983, ए नंबर ऑप्शन। इनसेट 1B की शुरुआत कब किया गया था, 1983 इसमें किया गया था। 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेज ने आखिरकार कब दबाया था, यानी 1857 ईस्वी का विद्रोह कब तक चला था। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह 1859 ईस्वी तक चला था। 23 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2020 की जानकारी के अनुसार यूनेस्को के द्वारा कितने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि पीछे यूनेस्को से रिलेटेड प्रश्न पूछ ही देते हैं। पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, इस वाले शिफ्ट पूछ रहा है कि कितने विश्व विरासत स्थल है 2020 तक। तो 2020 वाले नहीं पूछेगा, आप लोगों को 2024 में याद रखना है। 2024 में भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल है, 2024 में भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल है, वर्तमान में 43 गो विश्व विरासत स्थल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 वाले एग्जाम में। ये पूछेगा 43वां विश्व विरासत स्थल क्या नाम है, 43वां विश्व विरासत स्थल का नाम ये असम में ही पड़ता है, चराइदेव मोईधाम। चराइदेव मोईधाम, चराइदेव मोईधाम। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि 2024 में जो भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल है उसका नाम है चराइदेव मोईधाम। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम कब आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम कब आया था, 2005 ईस्वी में आया था, अक्टूबर महीना में, यानी अक्टूबर 2005 ईस्वी में आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम कब आया था, 2005 ईस्वी में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिए। चलिए तो 25 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, यानी चूना पत्थर की आवश्यकता किस उद्योग में होती है, कच्चे माल के रूप में। ये सीमेंट उद्योग में होती है चूना पत्थर, यानी सीमेंट बनाने में चूना का होता है प्रयोग। ऑटोमोबाइल में तो होगा नहीं, चूना का इसमें कोई काम नहीं होता। बर्तन बनाने में चूना कोई काम नहीं होता, प्लास्टिक बनाने में चूना कोई काम नहीं होता। चूना का काम होता है मेन सीमेंट उद्योग में। चूना के साथ साथ इसमें सिलिका का भी उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का भी उपयोग किया जाता है और जिप्सम का भी उपयोग किया जाता है। जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। सीमेंट उद्योग में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी से जमे नहीं तो अगर वो जम जाएगा, जैसे ही हम लोग मसाला मिलाएंगे तो मशीन में ही जम जाएगा, ढलाई करने से पहले ही जम जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए जिप्सम मिला जाता है ताकि ये जल्दी से जमे नहीं, कुछ समय मिल जाए ताकि मिस्त्री उसे अच्छा से मिला सके, नहीं तो जैसे तुरंत जम जाएगा तो खराब हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं रह पाएगा। 27 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2020 के अनुसार WTO में कितने देश है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO में 2020 के अनुसार कितने देश है, वर्तमान में भी यानी 2024 में भी 164 देश ही हैं। WTO में कितना देश है, वर्तमान में भी 164 देश ही हैं। 2020 में भी कितना था, 164 देश ही हैं। 164वां देश का नाम है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान 164वां देश का नाम है। 164वां देश का क्या नाम है, अफगानिस्तान नाम है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये 2003 ईस्वी में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में 29 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, यानी कि वर्तमान में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ये मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 30 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 1906 ईस्वी में भारत के प्रथम राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया गया था, यानी 1906 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया गया था, ये कोलकाता में फहराया गया था। 31 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय थे वे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, आप लोग ये भी याद रखिएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में पहला उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था, तो ये कोलकाता में भारत का पहला उच्च न्यायालय बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला उच्च न्यायालय कब बनाया गया था, 1774 ईस्वी में, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1924 ईस्वी में सत्येंद्र सन्याल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र सन्याल, आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखिए पूछ देगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, तो ये सत्येंद्र सन्याल ने किया था।
33 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर ध्यान दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था और हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड मॉडल एच मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 1956 ईस्वी चला था और कृषि पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेवा से औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। 34 नंबर का प्रश्न जो मैथ से रिलेटेड है, इसमें बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या होते हैं, जो इस अंक में जो सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है। इनमें कौन रिपीट कर रहा है, बहु हो रहा है, बहुलक हो रहा है, जिसका अच्छा लक हो रहा है। तो देखिए इनमें किसका सबसे अच्छा लक है। बहुलक उसी कहते हैं जिसका अच्छा लक होता है। 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62। तो 65 का लक अच्छा है। 65 2 बार आया है, जो अधिक बार आता है वही होता है बहुलक। तो 65 सबसे अधिक बार इसमें है, इसका लक अच्छा है, इसी को बोलते हैं बहुलक। 35 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि तमस के लेखक कौन है। तो तमस जो साहित्य है इसके लेखक भीष्म सानी है। ये एसपीडी क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिए। भौतिक किस शाखा में तरल पदार्थ का गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो तरल पदार्थ के गुणधर्म का अध्ययन किसमें किया जाता है। खगोल भौतिक तो होगा नहीं, खगोल भौतिक में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश भौतिकी होगा नहीं, इसमें प्रकाश के अध्ययन किया जाता है। उष्मा गतिकी में उष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें हाइड्रो लगा हुआ है। हाइड्रो उसी को बोलते हैं स्थिर तरल। तरल में होता है हाइड्रो, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन हो गया तरल हो गया, H2O हो गया जल भी, जल H2O जल हो गया, वही भी तरल है। तो हाइड्रोस्टेटिक्स में तरल पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी देश है। पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था कितने अस्थायी देश है। तो संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी देश हैं, 5 अस्थायी देश है। इसमें पूछ रहा है कितने अस्थायी देश है। अस्थायी देशों की संख्या 10 है। दोनों को मिला दे टोटल 15 देश है, यानी 15। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने सदस्य है। तो ये 15 सदस्य है, जिसमें कि 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी संख्या कितना है, 10 है। वही 5 पूछा अस्थायी कौन कौन सा है। तो पिछला वाले शिफ्ट में पूछा था कि 5 अस्थायी में कौन नहीं है। तो जापान नहीं था, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, और कौन छूट गया, एक फ्रांस छूट गया, फ्रांस हो गया। टोटल कितने अस्थायी देश है, टोटल 5 अस्थायी देश है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, ये 1928 ईस्वी में भारत आया था। इनके बारे में एक कहानी था, साइमन कमीशन के बारे में कहानी था कि 1919 ईस्वी का अधिनियम के तहत जैसे ही 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। किस लिए आया था, 1919 ईस्वी अधिनियम की जांच करने के लिए भारत आया था। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। ये भी एग्जाम पूछता है कि साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे। सातों अंग्रेज था, सभी उजला कपड़ा पहन के आया था, इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन भी कमीशन कहते हैं। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करने लगा, जिसके चलते एक अंग्रेज ने लाला लाजपत राय को एक लाठी मार दिया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नवंबर 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत मृत्यु हो गई थी नवंबर 1928 में, और साइमन कमीशन का विरोध होने लगा। साइमन कमीशन जैसे ही विरोध होने लगा तो बिरकेन हेड ने भारतीय लोगों को क्या किया, चैलेंज दे दिया कि तुमके पास उतना ही नॉलेज है, तुम अपना संविधान बना के दिखाओ। तो कहानी यही था कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसमें टोटल कितने लोग थे, टोटल 7 लोग थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। व्हाइट मैन कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कि सभी अंग्रेज थे, उजला कपड़ा पहन के आए थे। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर के पीएच मान कितना होता है। पीएच पिछला वाले क्वेश्चन पूछा था नींबू के पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के पीएच मान 2 होता है। यहाँ पूछा मानव शरीर के पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर के पीएच मान कितना होता है, ये 7 के रेंज में रहता है, 7 के आसपास ही रहता है। 40 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 या इनसे अधिक कमाने वाले देश को क्या कहते हैं। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जिस देश में एक व्यक्ति $12,000 से अधिक कमाता है एक साल में, तो उस देश को क्या कहते हैं। $12,000 का मतलब हुआ 8 लाख। एक साल में 8 लाख से ज़्यादा रुपया कमाता है। अगर एक महीना में जोड़े तो एक महीना में लगभग में 80,000 के आसपास में होता है। यानी कि एक महीना में एक व्यक्ति 80,000 रुपया कमाता है, एक व्यक्ति कमाता है जिस देश में, तो उस देश को क्या कहिएगा। तो उस देश को हम क्या कहते हैं, अमीर देश कहते हैं।
और गरीब देश किसे कहते हैं? जिस देश में एक व्यक्ति $2.5 यानी रुपया में बोले तो लगभग में 6,000 के आसपास, यानी कि 6,000 रुपया एक महीना में कमाता है, उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं? गरीब देश बोलते हैं। अमीर देश में क्या होता है? एक महीना में 80,000 रुपया कमाएगा एक व्यक्ति, तो उसे अमीर देश बोलेंगे। और गरीब देश में क्या होता है? जो 6,000 रुपया कमाएगा एक महीना में, उसे गरीब देश बोलेंगे। 41 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न बोला है सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अधिक उच्चतम स्थान पर कौन सा राज्य है? बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा राज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल किस वर्ष भाग लिया था? यानी भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेल में पहली बार भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार भाग लिया था 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया। तो रेलवे का एग्जाम ऐसा होता है, वो बोलेगा कि हम 40 जीके जीएस के प्रश्न पूछेंगे, तो ये 40 ही पूछेगा, 42 नहीं पूछेगा। 42 यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि 2 मैथ का क्वेश्चन इसमें आ गया था मिस से। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि रेलवे के एग्जाम में कितना प्रश्न रिपीट होता है। करीब एक ही शिफ्ट में 5 से 6 ऐसा प्रश्न था जो पीछे से रिपीट हुआ था। बहुत ऐसा प्रश्न था जो आप लोग से हो सकता है गलती हो भी सकता था। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो किसी ग्रुप में जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।